morning, class 9th. As you all know, we read history's lesson Nazism and the rise of Hitler. In previous class, we read about little 11-year-old German boy Helmut. He faces many trials in his life. उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. आपने देखा था कि हेलमेट के फादर अपने आप को ऑफिस में ही शूट कर लिया था और उसकी मदर से वो इतना डरता था कि वो खाना खाने से भी उसको डर लगता था कि कहीं उसकी मदर उसको जहर ना दे दे. नाउ टू बी कंटिन्यू विथ इट. टुडे वी रीड बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक. आज हम पढ़ेंगे वेमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे हुआ. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन वी हैव टू नो अबाउट वेमार. हमें वेमार के बारे में पता होना चाहिए कि वेमार क्या है. इट वॉज द German government from 1919 to 1933. It was a name given to the German government. ये जर्मन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक नाम है वेमार रिपब्लिक. जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था 19th सेंचुरी के अंदर. उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलकर और उसके अगेंस्ट थे एलाइसिस हम लोग बोलते हैं बेटा इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया. ये तीनों जो थे वो मिलकर एलाइस बनाते थे. दैट मीन्स तीनों ज्वाइंट थे. All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. सभी ने ये वॉर बड़े उत्साह के साथ ज्वाइन किया था ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी अच्छी सी विक्ट्री मिल पाए. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वॉर तो बहुत लंबा खींच गया है, इसलिए पूरे यूरोप को इकोनॉमिक कंडीशन इसकी बहुत बुरी हो जाएगी यूरोप की. यानी कि उसके सारे रिसोर्सेज जो है उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन पूरी निचोड़ के रख देगा यूरोप को. जर्मनी मेक इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. फ्रांस और बेल्जियम पर अधिकार करके जर्मनी ने शुरुआत में कई सफलताएं हासिल की. लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी अलायंस के साथ शामिल हो गया तो उससे उनको कई पावर्स भी मिली थी और आखिरकार नवंबर 1918 में सेंट्रल पावर्स को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया था. द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी एंड द एडिक्शन ऑफ द एम्पायर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रीकास्ट जर्मन पोलाइड. इंपीरियल जर्मनी की हार और एम्पर की रिजाइन ने यहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टीज को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का मौका दिया था. नेशनल असेंबली मेट at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. नेशनल असेंबली में वेमार के अंदर मिली थी और उन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में. डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और स्पीकर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन. अब जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुए थे जर्मन पार्लियामेंट के द्वारा जो किए गए थे वो इक्वलिटी के बेस पर और यूनिवर्सल वोट कास्ट के बेस पर. यूनिवर्सल वोट कास्ट दैट मीन्स कि सभी एडल्ट्स जो है वो वोट दे सकते हैं, लेकिन इसी के साथ में उन्होंने वुमेन्स को भी इंक्लूड किया था. जैसे कि हम सबको पता है हिस्ट्री में बहुत ही रेयर ऐसा हुआ है कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार मिला है, लेकिन जर्मन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बेसिस रखा था इक्वलिटी का. दैट इक्वलिटी का बेसिस रखा तो जाहिर सी बात है कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार इसमें शामिल है. This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. लेकिन ये नया रिपब्लिक खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था. इसकी वजह तो ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार के बाद जीते हुए देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें जो है वो थोप दी थी. द पीस ट्रीटी एट, नाउ टर्न योर पेज. वर्जली with the allies was a harsh and humiliating peace. यानी कि जर्मनी अलायंस के साथ वर्साई में हुई पीस ट्रीटी में जर्मनी की जनता ने बहुत ज़्यादा हार्श और अपमानजनक थी. मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ह्यूमिलेटिंग और हार्श महसूस कर रहे थे. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटोरी, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स ऑयल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लुथानिया. जर्मनी ने अपनी कई कॉलोनीज खो दी थी. 10th जो उसकी पॉपुलेशन का था उसमें 13% थी टेरिटोरीज, 75% थी उसकी आयरन को लेकर और 26% जो थी उसका कोयल जो फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क को ले लिया था. द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन हिज पावर. अलाइड पावर्स ने जर्मनी की पावर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था. द वॉर गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड. वॉर गिल्ड क्लॉज बेटा एक उनका क्लॉज था. वॉर गिल्ड क्लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि जर्मन जो एक ओपनिंग आर्टिकल है ये रिपेशन सेक्शन ऑफ द ट्रीटी वर्जली का, जिसके अंदर पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है वॉर का दैट मीन्स डिफीट का सारा उन्होंने जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया था.
एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्री सफ़र, जिसकी वजह से अलाइड कंट्री भी सफ़र कर रही थी, उसकी डैमेज का भी। जब भी वॉर में कोई भी डैमेज होता है या वॉर कोई भी हारता है तो एज वी ऑल नो दैट कि भाई हमें जो जुर्माना तो देना पड़ेगा, कंपेंशन तो देना पड़ता है। तो इसलिए जर्मनी को भी कंपेंशन के लिए जिम्मेदार माना गया था कि उसको कंपेंशन तो देना ही है। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपेंशन अमाउंटिंग टू 6 अरब पाउंड मिलियन। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जर्मनी के ऊपर कंपेंशन लगाया गया था, 6 अरब पाउंड मिलियन। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s. जो Allied armies थी इसी के साथ में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो रिच रियानलैंड था उसको भी ऑक्यूपाइड कर लिया था, जीत लिया था। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of Versailles. कई जर्मन्स ऐसे थे जिन्होंने ना केवल जो है वेमर रिपब्लिक को, नए वेमर रिपब्लिक को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना, बल्कि उन्होंने इस वॉर का जो भी हार हुई थी उसकी वजह से जो है वर्जली का भी अपमान हुआ। द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, अब वॉर का क्या इफेक्ट रहा? द वॉर हैड ए डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। इस वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिला पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। साइकोलॉजिकली भी हम लोग बोल सकते हैं और फाइनेंशियली भी बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है फाइनेंशियली तो बेचारे को कंपेंशन कितना देना पड़ा था, और साइकोलॉजिकली अब किसी की भी हार इन केस हो तो वो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो इसलिए बहुत डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रिएटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डिबेटर्स। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का कॉन्टिनेंट कहलाता था, लेकिन वॉर खत्म होते होते वो कर्जदारों का कॉन्टिनेंट बन गया। यानी पहले वो क्रिएटर्स था लेकिन अब वो क्या हो गया, डिबेटर हो गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सीन्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर। दुर्भाग्य से जो इन्फेंट वेमर रिपब्लिक थी अब उसको जो है इस सारे अपराधों का हर्जाना वाइमर रिपब्लिक से लिया जा रहा था। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation as were financially crippled by being forced to pay compensation. Republic के ऊपर अब जो है बर्डन डाल दिया गया था वॉर का, उसकी गिल्टी भी उनको हो रही थी और नेशनल ह्यूमिलाइजेशन इसी के साथ में फाइनेंशियली पूरी तरह से अपंग हो गया था, क्योंकि उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो कंपेंसेशन या जो भी हर्जाना है वो भरे। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets to attack in the conservative nationalist circles. जो भी वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, मेनली जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, उनको इजीली टारगेट करके अटैक कर रहे थे वो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल पर। They were mockingly called the November criminals. नवंबर क्रिमिनल्स क्या है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। This mindset has a major impact on the political developments of the early 1930th century, as we will soon see. ये mindset, इस mindset की वजह से बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में 1930 सेंचुरी के अंदर, और इसे हम जल्दी ही देखेंगे। The First World War left a deep imprint on European society and पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बहुत ही गहरा छाप छोड़ा था यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी के अंदर। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। सोल्जर्स को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था। पॉलिटिशियन publicist laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. अब पॉलिटिशियन और पब्लिसिस्ट के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नीड थी ऐसे आदमियों की जो अग्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग हो और मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब उनमें सारे जो आदमियों के गुण हो, मतलब वो सारी चीज़ अच्छे से हैंडल कर सके। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया ने इसे एक बहुत ही ग्लोरीफाइड किया कि उनकी लाइफ बहुत ही ट्रेंची है। द ट्रूथ हाउएवर वॉज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दीज ट्रेंचेस। लेकिन सच्चाई ये थी कि सोल्जर्स की लाइफ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी। ऑफकोर्स मिजरेबल थी। कैसे मिजरेबल थी? ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्पसेस। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। They faced poison gas and enemy shelling and witnesses their ranks reduce rapidly. वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorships that had recently came into being. पब्लिक स्पेयर में अग्रेसिव प्रोपेगेंडा और नेशनल ऑनर में पॉपुलर सपोर्ट की चाह के सामने बाकी सारी चीजें फीकी पड़ गई थी, और जबकि हाल ही में कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप को सपोर्ट मिलने लग गया था। Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instability of interwar Europe. डेमोक्रेसी को जरूरत थी एक ऐसे यंग और एकदम अच्छे से विचार वाले लोगों की जो सरवाइव नहीं कर सकते थे और इंस्टेबिलिटी रह सकती थी यूरोप के अंदर। यानी कि डेमोक्रेसी वॉज नीडेड अ यंग एंड फेरियल आइडिया
विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरवे यूरोप, यानी कि वो जो है इंटरवे यूरोप के अंदर जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा तो आइडिया होना नहीं चाहिए, बल्कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो है डेमोक्रेसी के अंदर होता है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट डेमोक्रेसी वॉज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जनता का ही जो है सहयोग देखने को मिलता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब पॉलिटिकल में परिवर्तन कैसे हुआ और इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आई। टिल देन, थैंक यू।